सलाम। करना शुरू हो गया। हाँ, चलो, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ। दोस्तों, आज हम समकालीन जनमत के माध्यम से फेसबुक लाइव पर श्रम कानूनों में बदलाव विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जो तमाम साथी मौजूद हैं, मैं उन सबका अभिवादन करता हूं, सलाम पेश करता हूं। साथियों, मोदी शासन में यानी पिछले 5 साल का और अभी का 1 साल का शासन, इसमें 3 बंदियां, 3 लॉकडाउन हिंदुस्तान ने झेले हैं। पहली बंदी नोटबंदी थी, फिर उसके बाद मोदी सरकार की नीतियों के चलते काम बंदी हुई और अब मोदी सरकार में ये देशबंदी, लॉकडाउन देश की जनता झेल रही है। और इस लॉकडाउन की आड़ में अब चौथी बंदी की तैयारी मोदी सरकार कर रही है और वो है अधिकार बंदी, अधिकारों की बंदी। ये जितनी भी बंदियां हुई, इसकी सबसे बड़ी मार, असल मार, वो हमने देखा कि मजदूरों पर, गरीबों पर, खासकर असंगठित जो मजदूरों के हिस्से हैं उन पे पड़ी। उन्होंने ही इन बंदियों को सबसे ज़्यादा झेला है। और अब ये जो देशबंदी, जो लॉकडाउन हुआ है, जो कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ लड़ने के नाम पर किया गया और जिस तरीके से वो आनन फानन में बिना किसी योजना के किया गया, हमने देखा कि उसकी सबसे बड़ी मार देश के मजदूरों पर पड़ी, प्रवासी मजदूरों पर पड़ी, असंगठित मजदूरों के विभिन्न हिस्सों में पड़ी, दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी
और वो तमाम उत्पीड़ित तबके समाज के जो पहले से ही उत्पीड़ित हैं, हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं, उन्हीं पर ही इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार पड़ी है। आए दिन प्रवासी मजदूरों की मौत हो रही है, जो हजारों किलोमीटर चल के अपने घरों को जाने के लिए परेशान हैं, डेस्परेट हैं। अभी हमने देखा 8 मई को 16 मजदूर औरंगाबाद महाराष्ट्र में ट्रेन से कुचलकर मारे गए। तो ये वो मजदूरों का हिस्सा है, ये वो तमाम गरीब जनता है जो कि इस लॉकडाउन की मार झेल रही है। चारों तरफ हम देख रहे हैं बेरोजगारी, बदहाली, भूखमरी और मौतों का मंजर छाया हुआ है। और इन्हीं सबके बीच, इसी लॉकडाउन की आड़ में, उसके बहाने अब मोदी सरकार अधिकारबंदी करने की तैयारी कर रही है। श्रम अधिकारों को खत्म करने से लेकर विभिन्न किस्म के अधिकार जो जनता को हैं, जो जनता ने अपनी लड़ाइयों द्वारा हासिल की हैं, मजदूरों ने जो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर, लंबी लंबी लड़ाइयां लड़कर, अपना खून देकर जो अधिकार हासिल किए हैं, उन अधिकारों को खात्मे की तैयारी चल रही है, उन अधिकारों की बंदी की तैयारी चल रही है। श्रम अधिकार खत्म करने से लेकर आवाज उठाने, किसी भी किस्म का डिसेंट व्यक्त करने तक का अधिकार खत्म किया जाने की तैयारियां हो रही हैं। और हमने देखा कि तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते आए, उन सबको इसी लॉकडाउन के दौर में जेलों में डाला गया। बहुत सी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को जेलों में डाला गया। तो एक कुल मिला के हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बहाने, लॉकडाउन की आड़ में एक पूरा पुलिस राज स्थापित किया जा रहा है, एक अधिकार विहीन समाज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक श्रम कानूनों का सवाल है, श्रम कानून जो कि मजदूरों को अधिकार देते हैं, उन पर हमले 1985 के अंतिम 80 दशक के अंतिम हिस्से या 1990 की शुरुआत से ये हमले शुरू हो गए थे। ये वो दौर था एलपीजी की नीतियों के प्रवेश का दौर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये नीतियां हिंदुस्तान में प्रवेश कर रही थी। यहाँ के शासक वर्ग इन नीतियों को अपना रहे थे। और ये नीतियां हम जानते हैं कि एक जो विकसित देश है, अमेरिका, यूरोप, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इन देशों की, उनको अपने इन पिछड़े तीसरी दुनिया के देशों में घुसाने की नीतियां थी, जिससे कि वो यहाँ आकर यहाँ के तमाम प्राकृतिक संसाधनों का और सस्ते श्रम का कि लूट करके अपने मुनाफों को बढ़ा सके। इन कंपनियों के प्रवेश, इन नीतियों के क्रियान्वयन के जरिए विकास का मॉडल खड़ा किया गया कि यही एक विकास का मॉडल है। एलपीजी की नीतियों को अमल में लाने के जरिए ही विकास आगे हो सकता है। ये वो दौर था जिस दौर में श्रम अधिकारों पर
हमले शुरू हुए। अगर हम थोड़ा इसका और परिप्रेक्ष्य में जाएं, इसके कुछ बैकग्राउंड में जाएं, तो जब ये नीतियां आई, इन नीतियों के आने के बाद दो चीजें हुई। एक तो इन नीतियों की जरूरतों के लिए एक विशाल असंगठित वर्ग, असंगठित मजदूर वर्ग की फौज खड़ी की गई। एक ऐसा वर्ग जो कि तमाम अधिकारों से वंचित था, ऐसे एक असंगठित वर्ग की फौज खड़ी की गई, और जिसमें दिहाड़ी मजदूर, कई किस्म के ठेका मजदूर, कैजुअल मजदूर, ये वो तमाम हिस्से थे जिनको कोई अधिकार नहीं थे, जो श्रम कानूनों के दायरे से भी बाहर थे। और इनके जरिए, इनके सस्ते श्रम के जरिए, ये मजदूर जिनको कोई अधिकार नहीं था, कोई कानूनी तौर पर अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे, इनका इमरजेंस हमने देखा इस दौर में होना शुरू हुआ। तो एक तरह से इस किस्म का एक पूरा हिस्सा खड़ा किया गया। यहां तक कि सरकारी नीतियां, बहुत सारी सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भी इसी किस्म के असंगठित हिस्सों को खड़ा किया गया, जिसमें हम जानते हैं कि स्कीम वर्कर्स बहुत प्रमुख हैं, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, कई किस्म के सेवाओं को चलाने के लिए मित्र, हमने देखा वो स्वास्थ्य मित्र हैं, शिक्षा मित्र हैं, इस किस्म के एक बहुत बड़ी फौज। ये वो तबके थे जिनको वेतन तक नहीं मिलता है, जो कि वेतन के लिए भी, जो कि स्वयंसेवी माने जाते हैं, जो कि वॉलंटरली, जिनको कि मजदूर का भी दर्जा नहीं दिया जाता है, ये वो तबका है जो कि प्रोत्साहन राशि, मानदेय जो कि इतनी कम होती है, जो कि जिंदा रहने के लिए लायक भी नहीं, लायक भी काफी नहीं है। तो ये इस किस्म के तबके, दिहाड़ी मजदूर से लेकर ठेका मजदूर, कैजुअल मजदूर, स्कीम वर्कर, इस किस्म के तबकों को खड़ा किया गया। एलपीजी की नीतियों की जरूरतों के लिए, सस्ता श्रम उपलब्ध कराने के लिए, इनके मुनाफों को बेरोक टोक चलाने के लिए इन तबकों को खड़ा किया गया। और हमारे देश के मजदूर वर्ग की संरचना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दूसरी तरफ से जो मजदूर वर्ग जिसको अधिकार थे, जिसके पास अधिकार थे, उन अधिकारों पर हमला किया जाना शुरू हुआ। उनके जो तमाम किस्म के अधिकार हैं, तमाम किस्म के कानून उनके लिए हैं, फैक्ट्री एक्ट है, आईडी एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, ये तमाम किस्म के एक्ट्स पर हमला करना शुरू किया गया, क्योंकि इन कानूनों को एलपीजी की नीतियों को लागू करने सबसे बड़ा बाधा माना गया, इन्हें सबसे बड़ा दुश्मन बनाया गया। ये कानून इस देश के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है, इस रूप में इसको सामने लाया गया और इन अधिकारों पर हमला होना शुरू हुआ। तो ये हमले हमने देखा कि 1990 के दशक के शुरुआत से ही ये हमले शुरू हो गए थे, लेकिन मोदी सरकार के आने तक अभी भी कोई व्यापक परिवर्तन इन कानूनों में नहीं हुए थे। वो मोदी सरकार है जिसके आने के बाद जो अपने प्रचंड बहुमत के आधार पर इन कानूनों को जिसने रौंदना शुरू किया, इन कानूनों को खत्म करना शुरू किया। इसने जो शुरुआत की,
हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो 44 केंद्रीय लेबर कानून हैं, उन सारे कानूनों को ये कह के ये कानूनों का जंगल है, इनको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, इन सारे कानूनों को ख़त्म करने की शुरुआत मोदी सरकार ने की। और वो की इन 44 कानूनों को 4 कोडों में बदलने से। इन 44 कानूनों को 4 कोड में लाया गया। उसमें से एक कोड जो वेज कोड है, यानी कि वेतन संबंधी कोड है, वो पार्लियामेंट द्वारा पास भी हो गया है। उसके अलावा 3 कोड और हैं। आईआर कोड, यानी कि औद्योगिक संबंध से जुड़ा हुआ कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड, जो कि पेशागत स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों से जुड़ा हुआ है, और तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड। ये 3 कोड हैं जो कि अभी पार्लियामेंट के अधीन है। और अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौर में, लॉकडाउन के बहाने इन कानूनों को भी, ये जो कोड, ये चारों कोड हैं, इन सबको, जिसमें से वेज कोड एक बन चुका है, वो पूरा तैयार होकर पास हो चुका है, बाकी के तीनों को भी अध्यादेशों के माध्यम से, नोटिफिकेशंस के माध्यम से, बिना किसी और चर्चा के इन कानूनों को पास करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो मोदी सरकार अब केवल इतना ही नहीं रहा कि ये 4 कोड बनाए गए, बल्कि ऊपर से पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मोदी के कार्यालय से इस बात के स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि इन कानूनों को राज्य स्तर पर बदला जाए, क्योंकि श्रम कानून राज्य स्तर पर बदले जा सकते हैं, कंकरेंट इशू हैं, कंकरेंट लॉ है वो। तो ये तमाम राज्य सरकारों को इस बात की छूट दी गई, इस बात के निर्देश दिए गए कि इन कानूनों को बदला जाए। और हम जानते हैं कि पिछले समय की मोदी सरकार के समय, जब राजस्थान में वसुंधरा का शासन, भाजपा का शासन चल रहा था, तो उसे लेबर कानूनों को खत्म करने की एक प्रयोग स्थली बनाया गया। उस समय हम अखबारों में एडिटोरियल देखते थे, राजस्थान शोज द वे। तो उस समय से राज्य स्तर पर इन कानूनों को खत्म करने का दौर शुरू हो गया था। हायर एंड फायर की छूट, ये तमाम चीजें शुरू हो गई थी। लेकिन अभी भी चारों कोड कानून नहीं बने थे। तमाम राज्यों में विभिन्न किस्म के जो कानून अभी बदले नहीं जा सके थे। इसकी हालांकि शुरुआत हो गई थी। अब ये जो नया दौर आया लॉकडाउन का, कोरोना महामारी फैली, उसके बाद एक बहुत ही अनप्लान, आनन फानन में लॉकडाउन घोषित किया गया। और अब इस लॉकडाउन से जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उस आर्थिक संकट से उबरने के नाम पर, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पे लाने के नाम पर, इन कानूनों को खत्म करने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। हम ये जानते हैं कि दूसरी बार जब मोदी सरकार आई तो वो अपने साथ भयानक मंदी लेकर आई। दुनिया में कहीं और मंदी नहीं थी, वो मोदी की नीतियों द्वारा पैदा की गई मंदी थी, जो ठीक कोरोना के पहले हमारे देश में चल रही थी। और उस मंदी के चलते भयानक बेरोजगारी,
प्रोडक्शन में लगातार कमी, लगातार महंगाई का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। तो असल में ये जो अभी का जो आर्थिक संकट है, ये कोई केवल कोरोना के और लॉकडाउन के चलते आया, ये ऐसा एकदम नहीं है। ये संकट पहले से ही चल रहा था और लॉकडाउन के बाद ये संकट कई गुना और ज्यादा बढ़ गया। अब ये जो संकट पैदा हुआ है, आर्थिक संकट, हम देख रहे हैं कि इसका पूरा, इस संकट का जो पूरा भार है वो वापस ये जो लॉकडाउन के मारे मजदूर हैं, जो 25 मार्च से लॉकडाउन की मुसीबतें झेल रहे हैं, उन मजदूरों के ऊपर इस पूरे आर्थिक संकट का बोझ शिफ्ट किया जा रहा है। उनके कंधों पे इस बोझ को डाला जा रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारे देश का कॉरपोरेट वर्ग है, इस देश का बड़ा पूंजीपति वर्ग है, उसको बिल्कुल छुआ तक नहीं जा रहा है। ये पूरा संकट असल में इन पूंजीपतियों के मुनाफे का संकट है। सवाल बस यही है कि इनके मुनाफे पे जो थोड़ा अंकुश लग गया था, इन मुनाफों को फिर से कैसे बढ़ाया जाए। और जो नीतियां, मोदी सरकार की जो नीतियां इस व्यापक आर्थिक संकट को पैदा की हैं, उन्हीं नीतियों को और बर्बर ढंग से अब लागू करने की बातें हो रही हैं। अब इस ओर सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया, पेंशनर्स का डीआर फ्रीज कर दिया, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, ये दोनों फ्रीज कर दिया। और एक रास्ता खोल दिया कि हर स्तर पर, चाहे राज्य कर्मचारियों का स्तर हो या औद्योगिक मजदूरों, हर स्तर पर डीए को फ्रीज कर दिया जाए। और ये जो डीए फ्रीज हो रहा है, ये पूरे 1.5 साल का डीए, जिसको कि ये फ्रीज करने, इसको बंद करने का आदेश है। अब डीए एक अधिकार है और ये महंगाई से निजात दिलाने का एक अधिकार है, एक सुरक्षा है। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई ने और बढ़ना है और ऐसे समय में ये डीए को फ्रीज किया है। और ये डीए फ्रीज करना केवल डीए का मसला नहीं है, ये वेज में जुड़ता है और ये वेज की कटौती है। असल में ये बिना बोले ये वेज की कटौती है, जो कि व्यापक रूप से तमाम कर्मचारियों और मजदूरों को आने वाले दिनों में झेलनी पड़ेगी। दूसरा कदम जो हमने देखा कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे का जो कार्य दिवस था उसको खत्म करके उसको 12 घंटे का कार्य दिवस करना। करीब 8 राज्यों ने फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करके 8 घंटे का काम 12 घंटे में बदल दिया है। 12 घंटे का अध्यादेशों के जरिए 12 घंटे का कानून बना दिया है। पहले वर्कर अगर 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करता था तो उसको डबल ओवर टाइम मिलता था, उसे डबल ओवर टाइम कहते थे।
यानी कि वो 8 घंटे में जितना वेतन पाता था उसका डबल उसको मिलता था। अगर 8 घंटे का 100 है, अगर 100 रुपया मिल रहा है और 4 घंटे वो और काम करता था तो उसको 150 रुपये नहीं 200 रुपये मिलना था। 100 रुपये 8 घंटे का और डबल ओवर टाइम के हिसाब से 4 घंटे का 50 की जगह और 100। लेकिन अभी जो कर दिया गया है कि अगर आप 8 घंटे में आपको 100 रुपये मिलता था तो अगले 4 घंटे में आपको 8 घंटे का 100 का आधा 50 मिलेगा। तो ये सीधा सीधा अधिक काम और कम वेतन, ये 8 घंटे के को 12 घंटे में जो बदला गया है उसका नतीजा है। अधिक मजदूर पहले सिद्धांत था, इस 8 घंटे के लिए पूरी दुनिया में कुर्बानियां दी गई मजदूरों द्वारा, मई दिवस मनाया जाता है। ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि मजदूर 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे आराम करेगा और 8 घंटे मनोरंजन। लेकिन अब इसे इस कानून के जरिए पूरी तरह से बदल दिया गया है, जो 12 घंटे का जो कानून लाया गया है। यही नहीं, मजदूर को लगातार, पहले मजदूर 8 घंटे का काम करने में 1 घंटे का जो उसको इंटरवल मिलता था तो उसका 4-4 घंटे में स्पेसिंग होती थी। अभी मजदूर को वही लगातार 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम करना पड़ेगा और 8 घंटे जो कुल करता था उसकी जगह लगातार 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो उसकी पूरी श्रम शक्ति का जिस तरह से दोहन, जिस तरह से पूरा भार उसकी मजदूरी पे डाला जा रहा है, उसकी श्रम शक्ति पे डाला जा रहा है, इसके जरिए इस संकट को, ये जो संकट इन पूंजीपतियों के सामने है, इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगला हमला जो किया गया वो कई राज्यों में सारे कानून ही खत्म करने के जरिए किया गया। और ये मैं कहना चाहता हूं कि किसी को लगे ये राज्य स्तर पर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये बाकायदा मोदी सरकार के निर्देशों पे हो रहा है। मोदी सरकार खुद अभी जब तक लेबर कोड कानून बनाएगी तब तक वो चाहती है कि विभिन्न राज्यों में श्रम कानूनों को खत्म कर दिया जाए। और बाकायदा इसमें श्रम मंत्रालय से निर्देश गए हैं। वो विभिन्न राज्य सरकारों से पूछताछ कर रही है कि आपने ये कानून बदले कि नहीं, ये कानून आपने नए खत्म किए कि नहीं। तो एक तरह से बाकायदा पूरा मोदी सरकार का इस मामले में हुक्म चल रहा है, इन कानूनों को खत्म करने के मामले में। तो इसमें हमने देखा कि 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने शायद अभी अध्यादेश फाइनल नहीं किया है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये अध्यादेश के माध्यम से, यानी आप सोचिए, इस पर ट्रेड यूनियन संगठनों से, मजदूरों से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, इसमें कहीं असेंबली में, इन स्टेट असेंबलीज में कोई चर्चा नहीं हुई। सीधा सीधा अध्यादेशों के माध्यम से इन कानूनों को खत्म कर दिया गया। और इस मामले में जिसने लीड ली, जो सबसे आगे है, वो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जहां पिछले मोदी शासन में वो राजस्थान सरकार थी, भाजपा की राजस्थान सरकार,
जो प्रयोग स्थली बनी थी, वही भूमिका आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निभा रही है, वही भूमिका वो अदा कर रही है। यानी श्रम कानूनों को खत्म करने का जो पूरा मसला है, उसकी प्रयोग स्थली योगी सरकार बन रही है। अब हम इन कानूनों पे थोड़ा आगे और बात करेंगे, लेकिन ये जो पूरा ये जो चारों तरफ से सारे कानून, श्रम अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, ये मजदूरों को पूरा गुलामी में ढकेलने की पूरी कोशिश है। हमने प्रधानमंत्री जी की अभी भाषण सुना, उनका जो सबसे ताज़ा भाषण था। अब वो उसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, और जो तपस्या और कुर्बानी मजदूर अभी तक दे रहा था, उसी तपस्या और कुर्बानियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब वो आत्मनिर्भरता की आड़ में, उसके बहाने, यानी कि सारा बोझ वो मजदूर वर्ग पर डालने की तैयारी हो रही है। उन्हें बाकायदा गुलामी में ढकेला जा रहा है। जो हालत मजदूर वर्ग की 100 साल पहले थी, 100 साल कहिए 19वीं शताब्दी में थी, उन्हीं हालातों की तरफ उसी सदी में, आज 21वीं सदी में, उनको 19वीं सदी में ढकेला जा रहा है। और एक बॉन्डेड लेबर के जरिए ये आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने की मोदी सरकार की कोशिशें हैं, ये नीति है। ये श्रम कानून, जिसको डॉक्टर अंबेडकर इन श्रम कानूनों को बनवाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये श्रम कानून इसलिए हैं जिससे कि एक औद्योगिक लोकतंत्र, एक औद्योगिक जनवाद बना रहे, एक जंगल राज ना बने, और एक किस्म से एक औद्योगिक शांति बनी रहे। लेकिन अभी इन तमाम श्रम अधिकारों को खत्म करके इस पूरे औद्योगिक लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एक पूरा जंगल राज औद्योगिक जगत में, एक पूरा जंगल राज, एक पूरा कॉरपोरेट राज स्थापित किया जा रहा है, जहां मजदूरों के कोई अधिकार नहीं होंगे, उन्हें गुलामों की तरह रहना पड़ेगा, उनसे गुलामों की तरह काम लिया जाएगा, और आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही अराजक स्थितियों की तरफ भी ले जाएगा। जब कोई कानून नहीं, जब कोई आवाज उठाने का अधिकार नहीं, तो ये और भी आने वाले दिनों में एक अराजकता की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये श्रम अधिकार, ये औद्योगिक लोकतंत्र, ये बेहद एक बहुत बड़ा जरूरी स्तंभ है, जिसको कि मुनाफों की वासना के लिए खत्म किया जा रहा है। अब अगर हम लौटें इन 3 राज्यों में जो कानून में जो परिवर्तन किए गए हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश इन कानूनों के खात्मे की प्रयोग स्थली बनाया गया है। यहां हम तीनों ही राज्यों में विभिन्न किस्म के कानून खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 38 कानून खत्म कर दिए गए हैं।
यानी 38 कानूनों का अमल, उनका क्रियान्वयन बंद कर दिया गया है। इन तीनों राज्यों में ये 3 साल के लिए किया गया है। 3 साल मतलब कि बहुत लंबा समय होता है, और ये 3 साल आगे जाकर कितने साल में बदलेंगे ये कुछ नहीं कहा सकता है। लेकिन अभी इसको 3 साल के लिए, या कोई कुछ कह रहे हैं 1000 दिन के लिए, और जो गुजरात के बारे में हम जानकारी है 1200 दिन के लिए इन कानूनों को सस्पेंशन में डाल दिया जाएगा। यानी सीधी सी बात है, इनका कोई कार्यान्वयन नहीं होगा, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अब अगर हम कोई बहुत डिटेल में इन कानूनों में नहीं जाएंगे, लेकिन उदाहरण के लिए हम कुछ कानूनों को लेंगे, उन कानूनों की बात करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा स्पष्ट होगा कि कौन से अधिकार मजदूरों के मारे जा रहे हैं। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट। अब मिनिमम वेजेस एक्ट में मिनिमम वेज तो मिलेगा, जो भी मिनिमम वेज है, लेकिन जो मिनिमम वेज रिवाइज होता है उसमें डीए जुड़ता है, जो बढ़ता है एक समय में, वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो वेतन चल रहा है वो चलता रहेगा। कई कई महीनों और साल तक आप मजदूरों को एक ही वेतन में खटाते रहेंगे, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़े। तो न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, तो न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे तो वो मजदूर जिंदा भी नहीं रहेगा। तो उनको सिर्फ जिंदा रखने के लिए वो न्यूनतम मजदूरी देनी है। दूसरा, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री एक्ट। अब फैक्ट्री एक्ट में जो भी प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, 12 घंटा वाला काम तो हो ही गया, कानून बना दिया इन्होंने। अब फैक्ट्री एक्ट के तहत जो मजदूरों के लिए टॉयलेट की सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, क्रेच की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। फैक्ट्री को चलने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी। यहां तक कि जो सेफ्टी के नियम है, सुरक्षा के नियम है, उनको भी पालन करना जरूरी नहीं है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले वाइजैक में घटना घटी, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुआ और आनन फानन में वाइजैक में एलजी पॉलीमर की जो फैक्ट्री थी उसको चालू कर दिया गया। उसके सेफ्टी के मानदंडों के बारे में कुछ ख्याल नहीं रखा गया, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ और उन्हें चालू, और उसका नतीजा क्या निकला वो हम जानते हैं। कई लोग मारे गए क्योंकि गैस रिसाव हुआ उसमें। तो ये घटनाएं आने वाले दिनों में और घटेंगी। यानी कि वो जो मजदूर जो वहां काम कर रहा है उसका जीवन और भी असुरक्षित हो जाएगा, और भी असुरक्षा के वातावरण में उसको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आईडी एक्ट, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इस एक्ट को भी खत्म करके, इस एक्ट के तहत जो भी मजदूर मालिक के बीच में विवाद होते थे उनके लिए जो पूरा सुलह समझौता, कंसिलेशन, ये जो टोटल मशीनरी थी, ये सारी की सारी खत्म कर दी। लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल सब खत्म कर दिए जाएंगे। ये कोई फंक्शन नहीं करेंगे, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो कंसिलेशन होते थे वो बंद हो जाएंगे। मालिक अपनी मर्जी से कोई भी नए नए नियम कानून ला सकता है, कोई भी शर्तें थोप सकता है। तो एक तरह से कहिए कि जो आपस के मजदूर मालिक के यूनियंस के माध्यम से जो संबंध थे वो खत्म कर दिए जाएंगे। जो सुलह समझौता के संबंध थे, जो कहिए कि मालिकों की जो जबरदस्ती मजदूरों पे होती थी, उसको रोकने का जो भी तरीका था
प्रोसेस था जिसमें सरकार एक पार्टी हुआ करती थी, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एबॉलिशन के लिए ये एक्ट बनाया गया था, लेकिन इस एक्ट की भी सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहीं भी लगा सकते हैं आप, ऐसी जगहों पे भी जहाँ नहीं लगाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कानून के हिसाब से। बहुत सारे कोर किस्म के, प्रमुख किस्म के उत्पादन के कार्य जो होते हैं वहाँ भी लगा सकते हैं आप। अभी ठेकेदार, जो लेबर ठेकेदार होता है, उसको 50 तक, यानी 50 से कम 49 मजदूर तक एम्प्लॉय करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जो लाइसेंस रिन्यूअल का जो एक प्रोविज़न था, यानी कि एक बार लाइसेंस मिल भी जाए तो उसको रिन्यू करवाना है आपको, वो भी सब खत्म कर दिया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत और ठेका मजदूरों के लिए जो कार्य स्थितियों संबंधित जो सुविधाएं थी, उनको भी लागू करना जरूरी नहीं। इसी तरह से हम देखते हैं कि बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, यानी कि पहले मजदूर को बोनस मिलता था, चाहे वो प्रॉफिट, मुनाफे से निकला हुआ बोनस होता था या मिनिमम 8.3% का जो बोनस होता था, वो सब भी देना अब जरूरी नहीं रह गया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर, जो बिल्डिंग वर्कर्स के लिए जो एक्ट बना था, उस एक्ट के तहत मालिकों से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर 1 से 2% जो सेस लिया जाता था, वो सेस भी अब बंद हो जाएगा। यानी कि वो कंस्ट्रक्शन लेबर जो बोर्ड बने, वेलफेयर बोर्ड थे, वो सब ठप हो जाएंगे और उनमें जो पहले से पैसा पड़ा हुआ है, अरबों रुपया पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा कुछ पता नहीं। इसी तरह से हमने देखा कि चाहे वो ईपीएफ संबंधी एक्ट है, ईपीएफ के, ईएसआई के, ये तमाम कानून, ये सब अब काम नहीं करेंगे। इन सबको 3 साल के लिए इन सारे कानूनों को बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से एक चौतरफा शिकंजा मजदूरों पे कसा जा रहा है, उन्हें गुलामों की स्थिति में ढकेला जा रहा है, 19वीं सदी की स्थिति में ढकेला जा रहा है। और एक जो मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, वो इन्हीं गुलामों के श्रम पे एक आत्मनिर्भर भारत मोदी जी अपना निर्माण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो देशबंदी हुई, इसका सबसे बड़ा एक नतीजा जो निकला वो है अधिकारों की बंदी। ये चौथी बंदी है जो इस देश के मजदूरों को, जिसकी मार मजदूरों पे पड़ रही है। लेकिन इस देश का मजदूर चुपचाप ये सब नहीं सहने जा रहा है, ना उसने पहले कभी सहा, ना अब सहेगा। यहाँ तक कि लॉकडाउन की स्थितियों में भी लड़ाई चल रही है। लॉकडाउन की जो भी स्थितियां हैं, नॉर्म्स है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इन सब नियमों का पालन करते हुए भी हम देख सकते हैं कि मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहा है इन हमलों के खिलाफ, जो माइग्रेंट लेबर्स की दुर्दशा हुई है उसके खिलाफ, और तमाम सवालों पर लड़ाई लड़ रहा है। पिछली मोदी सरकार के समय 2 बड़ी हड़तालें, राष्ट्रव्यापी हड़तालें करने के अलावा
बहुत बड़े बड़े कार्रवाइयाँ मजदूर वर्ग ने की, इंडस्ट्रियल लेवल की हड़तालें की, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लेवल की हड़तालें की। तो मजदूर इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम हमलों को तो चुपचाप उसने ना पहले सहा है और ना वो सहेगा। अभी विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने भी एक्टू समेत, AICS2 समेत इन हमलों के खिलाफ कार्यक्रम लिए। अभी हमने 12 और 13 मई 2 दिन पूरे देश भर में इन अधिकारों को के खात्मे के खिलाफ प्रतिरोध संगठित किया, और जो कि इन लॉकडाउन की स्थितियों में भी बहुत सफल रहा। विभिन्न जगहों पे लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए वो इकट्ठे हुए और उन्होंने काली पट्टियां लगाकर, प्लेकार्ड में अपनी डिमांड्स को रखते हुए विरोध प्रकट किया। ये जो तीनों राज्यों में अध्यादेश लाए गए हैं कानूनों को ख़त्म करने वाले, इनको वापस करने की मांगें उठाई। 8 घंटे को जो 12 घंटे में बदला गया है, इसको वापस करने की मांग उठाई। जो ये DA और DR फीस किया गया है, इसको वापस लेने की मांगें उठाई। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है और ये आज मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा कार्यभार बन गया है कि इन हमलों के खिलाफ आने वाले दिनों में एक बड़ी लड़ाई को संगठित करना। ये सारी समस्त ट्रेड यूनियंस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये जो पूरा लॉकडाउन की आड़ में ज़बरदस्त हमला, यानी कि ये पूरे मजदूर वर्ग के अस्तित्व के ऊपर एक अब तक का सबसे बड़ा हमला है। एक तरफ से कोड्स लाए जा रहे हैं, ऊपर से 4 कोड, दूसरी तरफ से विभिन्न राज्य स्तरों पर सारे कानून खत्म किए जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा हमला ये जो मजदूर वर्ग पर है, ये इस हमले का मुकाबला करना आज मजदूर वर्ग के सामने, उसकी ट्रेड यूनियनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। और इस चुनौती का आज मुकाबला न केवल मजदूर वर्ग के बड़े बड़े एक्शंस, जिसमें हड़तालें भी शामिल है, उनके माध्यम से न केवल किया जा सकता है, बल्कि आज ज़रूरत है कि तमाम मेहनतकश तबकों, जिन पे सब पे हमले चल रहे हैं, ये किसानों पे हमले चल रहे हैं, छात्रों पे हमले चल रहे हैं, विधवाओं पे हमले चल रहे हैं, असल में आज इन सब का मिला जुला एक संयुक्त संघर्ष का मोर्चा खड़ा होना चाहिए। और उसी माध्यम से, उसी मोर्चे, संघर्ष के मोर्चे के माध्यम से ही मोदी सरकार को पीछे ढकेला जा सकता है, उसकी नीतियों को पीछे ढकेला जा सकता है और मजदूर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई को तेज कर सकता है, अपने अधिकारों की हिफाजत की लड़ाई को तेज कर सकता है। और इस दिशा में अभी आज सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। ऐसे तो अलग अलग तरह से सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, अलग अलग यूनियंस अपने तरह कर रही हैं, लेकिन आज एक जॉइंटली 22 मई को देश भर में कार्यक्रम लेने का फैसला हुआ है और सरकार को ये स्पष्ट चेतावनी केंद्रीय ट्रेड यूनियन देने जा रही हैं कि वो अगर इन कदमों को उसने वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में देश का मजदूर वर्ग फिर हड़ताल पे आगे जाएगा। तो इसलिए आज मजदूर वर्ग के सामने सबसे बड़ा कार्यभार है इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना और भी बड़ी बड़ी लड़ाइयों को आगे संचालित करना। अब मैं इसी बात के साथ अपना वक्तव्य ख़त्म करूँगा, अपनी बात ख़त्म करूँगा। आशा है कुछ मैं बातों को रख पाया अपने इस
लाइव फेसबुक कार्यक्रम से। धन्यवाद। ठीक है, एंड लाइव वीडियो कर दूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है।